अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों ने प्रैक्टिस भी कर ली होगी, जैसा कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट सबमिट भी करवाए हैं असाइनमेंट के अंदर। अभी आप लोगों को कोई यहाँ तक आने में कोई प्रॉब्लम या कोई चीज़ ऐसी जो समझ में नहीं आई है, हम पहले वो डिस्कस करते हैं, फिर हम अपना टॉपिक पढ़ेंगे। कोई भी ऐसी चीज़ जो समझ में ना आई हो आप लोगों को, या करने में प्रॉब्लम आ रही हो, ऐसा कुछ? मतलब सब क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, गुड। ऐसा नहीं हो सकता। कमांड अगर आपकी वहाँ पे चल रही है तो नोड जेएस में भी वीएस कोड के अंदर भी चल जाएगी, वीएस कोड के टर्मिनल में भी। हो सकता है परमिशंस का इशू हो आपके कंप्यूटर वगैरह में। ठीक है, तो फिर आप टर्मिनल से ही एग्जीक्यूट कर लें उसको। मेरे पास असल में मैक के अंदर तो ये मसला नहीं आता, हमारे पास दोनों चीज़ों में सेम ही चल रही होती। मैंने जो सबसे पहली क्लास में सर्वर स्टार्ट करने की बात कर रहे हो, तो मैंने नोड के आगे फाइल का नेम लिखा था, जस्ट लाइक दिस, नोड स्पेस फॉर एग्जांपल index.js। ये मेरी स्टार्ट की कमांड थी। अच्छा, आप वैसे बात कर रहे हैं। मैंने फ़ोल्डर बनाया था और उसके बाद मैंने npm init की कमांड चलाई थी, जिसने मेरी जो है वो पैकेज जेसन की फ़ाइल क्रिएट कर दी थी। उसके अंदर मैंने जो है वो फ़ोल्डर के अंदर जाके मैंने npm init किया, बिल्कुल खाली फ़ोल्डर के अंदर, और उसके बाद जो है वो पैकेज जेसन की फ़ाइल के अंदर जो है वो कुछ चीज़ इंफॉर्मेशन डाली। ओके, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ फिर आप लोगों के साथ। जी हाँ, बिल्कुल स्टार्ट वाले फ़ोल्डर की बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। इसके अंदर फ़ोल्डर बनाने के बाद अगर फ़ोल्डर बनाने की कमांड पूछें तो वो तो mkdir थी और उसका आगे फ़ोल्डर नेम था। उसके बाद हमने उस फ़ोल्डर में गए, फ़ोल्डर में जाने के बाद हमने जो है वो npm init चलाया, पैकेज जेसन की सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर रीड करी, जो भी हमें टाइप करना था वो हमने टाइप किया। उसके बाद npm इंस्टॉल चलाया और हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया था। उसके बाद फिर हमने एक्सप्रेस इंस्टॉल करी उसके साथ, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, और हमारा प्रोजेक्ट जो है वो सेटअप हो गया था। 3 से 4 कमांड्स थी। आप पुराने वाली वीडियो देखना, उसके अंदर जो है वो तमाम चीज़ें क्लियर हैं। हाँ बोलो शेरिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये पूछना था, जैसे जेड, एच बी एस और पक था मेरे ख्याल से। तो हम्म। एच बी एस में तो चेंज हो गया, जो आपने चेंजिंग वगैरह यूज़ करने का तरीका बताया था कि हम्म। अगर सर्वर में कुछ चेंज करना हो तो रीस्टार्ट करना पड़ता है, हम्म। वो भी क्लियर था। सर मगर जेड में जेड और जो दूसरा था उसमें मुझसे हुआ नहीं ना, मुझे पता चला कि मतलब उसके अंदर जब मैं गया तो डिटेल्स वगैरह थी, उसके अंदर मुझे यूज़र मिल नहीं रहा था जहाँ से मतलब चेंज करना होता है ना, कोई कोई चीज़ चेंज करनी होती है। तो वो क्या डिफरेंट है? क्योंकि वहाँ पे मुझे इस तरह कुछ मेंशन दिखा नहीं जहाँ पे वो पता चले, जिस तरह उसमें नोट जीएस लिखा हुआ था या मैंने अपना नाम चेंज कर दिया, तो इस तरह जीएट में भी चेंजेस हो सकती हैं या नहीं? ओके, मैं जहाँ तक आपका सवाल समझ पाया हूँ, उसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे आए index.js में, और यहाँ पे टाइटल की जगह आप जो डेटा भेज रहे थे वो डेटा वहाँ पे आकर डिस्प्ले करवाना था, ऐसे ही है? यस सर, यस। अच्छा, चले ठीक है। जब हम टेम्पलेटिंग पे आएंगे, मैं जेड और ये मुस्टाचे और जो है ना पब वगैरह को एक एक नज़र देख लेंगे, क्योंकि टेम्पलेटिंग अपने आप में ही जो है वो बहुत सारे टेम्पलेट हैं, एक दो टेम्पलेट नहीं है, ये बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं। ठीक है, अभी हम एच के साथ जा रहे हैं। जब हम एच के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे ना और एच को ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम जेड और पब वगैरह को भी देख लेंगे एक नज़र। ठीक है, क्योंकि मैंने भी जो है वो सारे आप भी नहीं कर सकते, सारे जो है वो मैंने भी नहीं किए,
तो हमें जो है वो जब भी हमें करना होता है या कोई रिक्वायरमेंट आ जाती है ऐसी, अव्वल तो रिक्वायरमेंट आती नहीं है टेम्पलेटिंग की, जिस टेम्पलेट पे आपका हाथ साफ हो जाता है आप उसी के ऊपर काम कर रहे होते हैं। ये सीन होता है क्योंकि क्लाइंट को पता ही नहीं होता इन टेम्पलेटिंग के बारे में। हाँ, ऑलमोस्ट सारे सेम होते हैं, लेकिन सबके फंक्शंस, डिस्प्ले करवाने का तरीका और लिखने की हैंडराइटिंग कुछ कुछ की सेम होगी, कुछ की सिमिलर होगी। तो इनकी जो है ना वो डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी पड़ेगी। अगर आप एक्सप्रेस उस पर आ जाओ तो इनकी डॉक्यूमेंटेशन दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। अगर आप खुद से भी करना चाहो तो आप कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। लेकिन बस एक दफ़ा इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखनी पड़ती है, और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको याद भी नहीं रहेगी। जैसे ये पग है, अभी आपने इंस्टॉल किया और ये आपने सेटअप भी कर लिया। ये पूरी डॉक्यूमेंटेशन है इसकी पग की, ठीक है। आप ये इसको देख सकते हो। अगर इसके अलावा आप आ जाएं तो हमने और भी देखे थे यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में। अगर आपको यहाँ नहीं मिलेगा तो आपको दूसरी जगह मिल जाएगा, जैसे जेट टेम्पलेटिंग, जेट टेम्पलेटिंग चल, तो यहाँ पे आपको जो है वो उसकी ये इसकी आपको जो है वो डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी जेट की। आपको लिखते कैसे हैं, जैसे डॉक टाइप यहाँ पे जो है वो टैग नहीं लगा रहे, और ये जो एग्जाम्पल है जैसे हेड, टाइटल, जेट, पेज, बॉडी, ये आपका इस तरीके से प्रोड्यूस कर देगी। तो ये डॉक्यूमेंटेशन आप पढ़ सकते हो अगर आपको जो भी टेम्पलेटिंग इस्तेमाल करनी है तो। लेकिन सारी आप भी नहीं पढ़ सकते क्योंकि ये बहुत सारी हैं, तो वही पढ़ें जो आपको लगता है आसान है और आप उसके ऊपर जल्दी HTML से लिख सकते हैं फास्ट, तो वही बेहतर है। तो मैंने HBS इसलिए सिलेक्ट करी कि ये आसान है, सबसे आसान और बेहतर भी यही है। अच्छा, ये वाली सारी चीज़ें हमने कर ली थी लास्ट क्लास के अंदर, और अभी जो हम हैं हमें जो है अब यहाँ से हमने टाइटल सेंड किया और हमने यहाँ पे रिट्रीव किया और वहाँ पे डिस्प्ले भी करवाया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर मिसाल के तौर पे मुझे कोई इमेजेस वगैरह इस पेज में ऐड करनी है या कोई इमेज दिखानी है तो मैं किस तरीके से दिखाऊंगा, या मुझे कोई जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल इस पे चाहिए, या मुझे कोई CSS की फ़ाइल्स चाहिए, तो मैं HTML के पेज में कैसे इंक्लूड करवा सकता हूँ वो अब हम देखेंगे, ठीक है। जी हाँ, Node.js पार्ट है टेम्पलेटिंग का, और ये बहुत सारे टेम्पलेट्स होते हैं। यस यस, नहीं, सिर्फ लिखने का फ़र्क है, सिर्फ लिखने का फ़र्क है कि लिखेंगे कैसे। जैसे मैंने अभी आपको जेट की दिखाई थी, उसके अंदर जो है वो आपके एरो नहीं लगे हुए थे, वो टैग नहीं लगा हुआ था, वो जस्ट उन्होंने टाइप किया, लिखा हुआ था कि ये टाइटल है और टाइटल के आगे नाम कर दिया था। तो वो इस तरीके से लिखने का तरीका अलग है बस। और लेकिन इन द एंड सब लोग एंड में जो जनरेट करते हैं वो HTML ही जनरेट करते हैं। अच्छा, हमने ये देख लिया था कि ये किस तरीके से API कॉल बनती है। पहली चीज़ तो ये API कॉल कर रहा हूँ, सॉरी, हमने ये देख लिया था कि पेज पे कैसे रेंडर होता है, हम डेटा कैसे सेंड करते हैं, ठीक है। सेंड देख लिया था हमने, पाथ देख लिया था, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को देख लिया था। अब हम आगे चलते हैं। अब हम लोग जो है वो देखेंगे कि हम स्टैटिक फाइल्स को कैसे सेंड करते हैं सर्वर के ऊपर, और उनको कैसे जो है वो डिस्प्ले करा सकते हैं। अब
इसके अंदर जो है ये पूरी आपकी डॉक्यूमेंटेशन लिखी है। अगर आप एक्सप्रेस को यूज़ नहीं कर रहे और अगर आप ये वाली फाइल इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आपको बता दूं, ये वाला जो पाथ है, ये वाली जो लाइन है, इसके अंदर हमने क्या किया है कि app.use, अगर हमें कोई भी इस वेबसाइट में कोई भी चीज़ यूज़ करनी होती है तो वो हम यूज़ करते हैं। जहाँ से आप ऊपर से अगर देखते आ रहे हैं तो हम लोग ने यूज़ किया है, यूज़ करें एक्सप्रेस को। ठीक है, एक्सप्रेस आपके पास यहाँ ऊपर से आ रहा है, जो आपने रिक्वायर्ड करके लिया है एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक, ये इसका एक फ़ंक्शन है। फंक्शन के अंदर जो है वो आपने क्या किया हुआ है, आपने एक पाथ बताया हुआ है, पाथ को ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, आपका करंट dir, अगर आप इसको कंसोल कर लेते हैं कि ये dir क्या करता है आपका, तो वो आपको पता चल जाएगा। मैं अभी इसको कंसोल करा के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये एक आप ये कह लें कि आपके पास एक वेरिएबल है जिसके अंदर ऑलरेडी एक वैल्यू है, और इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, बल्कि इसको बंद करते हैं। cd डेस्कटॉप node.js ls, इसके अंदर हमारे पास माई ऐप है, cd माई ऐप में जाते हैं, ls करते हैं, npm स्टार्ट करते हैं, हमारे पास हो गई। जैसे मैंने स्टार्ट किया उसने मेरे प्रोजेक्ट का पाथ बताया है कि ये क्या पाथ है। ठीक है, वो पाथ के साथ आपको जो है ये पाथ रिटर्न कर रहा है। ठीक है, उस पाथ के साथ आपने बोला पाथ डॉट ज्वाइन कर दें, इन दोनों को वो ज्वाइन करेगा। ठीक है, और स्लैश पब्लिश, आपने अपने फ़ोल्डर का नाम बताया कि मेरी जो भी स्टैटिक फाइल्स हैं एक्सप्रेस के अंदर, जो भी स्टैटिक फाइल्स हैं वो किस पाथ पे पड़ी हैं, वो पाथ आपने यहाँ पे बताया है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे, पहले हमने ये देखा dir क्या कर रहा है, अब हम देखेंगे कि dir के साथ अगर आप ये जो पार्ट डॉट ज्वाइन है ये क्या रिटर्न कर रहा है आपको। तो आप कंसोल करके छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर जो है ना वो कोड को समझ सकते हैं, बिल्कुल आसान है। तो पहले क्या किया, ये dir आ गया हमारे पास, इसने पाथ रिटर्न किया। जब हमने इसको बोला कि आप इसको पब्लिक के साथ जो है वो कॉन्फ़िगर करें, तो इसने जो है वो उसको उसके साथ कनेक्ट कर दिया, पाथ को ज्वाइन कर दिया है। आप चाहें तो आप इसको डायरेक्ट जो है ये वाली वैल्यू भी पास ऑन कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आऊँ मैं स्ट्रिंग के अंदर डायरेक्ट वाली वैल्यू पास कर दूँ तब भी चलेगा, लेकिन मसला ये है कि आपका प्रोजेक्ट हमेशा इस डायरेक्टरी पे नहीं रहेगा। ठीक है, हमेशा इस प्रोजेक्ट आपकी इस डायरेक्टरी पे नहीं रहेगा। अगर इसी प्रोजेक्ट पे आपका कोई दोस्त या भाई या कोई और कुलीग काम कर रहा है तो उसको लिए ये डायरेक्टरी चेंज हो सकती है। मिसाल के तौर पे आप विंडोज़ पीसी पे काम कर रहे हैं, अगर मैं आपको ये स्टैटिक रख के दे दूँ, यहाँ पे हार्ड कोडेड लिख के दे दूँ और ये डायनामिक वेरिएबल का इस्तेमाल ना करूँ जो मुझे आपके पीसी का पाथ बताता है, आपके फ़ोल्डर का पाथ बता रहा है, आपके करंट वर्किंग डायरेक्टरी का पाथ बता रहा है, अगर ये मैं ना लगाऊं तो हमेशा मेरी वैल्यू ये रहेगी। और विंडोज़ पीसी में जब ये आपके पास जाएगा ये कोड, तो ये कभी भी पब्लिक से डेटा उठा के नहीं लाएगा। तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, हमारे पास ये मैजिक वेरिएबल कह लें। ठीक है, हमारे पास ये एक वेरिएबल है, हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हम ये जो पाथ डॉट ज्वाइन है इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको कहते हैं कि इस पाथ को पब्लिक के फ़ोल्डर को और ये करंट वर्किंग डायरेक्टरी को ज्वाइन कर दो और ये रिटर्न कर दो। जब ये इसको स्ट्रिंग रिटर्न करता है स्टैटिक को, तो वो आपकी स्टैटिक डायरेक्टरी बन जाती है। स्टैटिक डायरेक्टरी क्या होती है, उसके अंदर आपकी CSS फाइल होती हैं, जावास्क्रिप्ट फाइल होती हैं और इमेजेस फाइल होती हैं। ठीक है, हम चेक करते हैं कि ये हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा। एज इट इज़ हमने सेम टू सेम लिखा है। अच्छा, हम ये ऐप खोल लेते हैं हमारे पास और यहाँ पे इसको रीस्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, और इसको चला के देखते हैं, ये चल रहा है। ठीक है, सर्वर चल रहा है, कोई इशू नहीं है। अब हमें पहले तो हमें कोई इमेज लगा के चेक करते हैं हम लोग। यहाँ नहीं, गूगल
और हम यहाँ पे करते हैं KFC की कोई अच्छी सी इमेज उठा लेते हैं। ओके, और इस इमेज को जो है वो सेव करते हैं अपने पास। सेव इमेजेस, ये हमारे पास, हम इसको कहते हैं कि भाई आपको सेव कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट के फ़ोल्डर में। Node.js माय फर्स्ट ऐप पब्लिक के फ़ोल्डर में इमेजेस के अंदर हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, download.jpeg हो गई हमारे पास फाइल, और इस फाइल का हम लोग जो है वो नाम चेंज करते हैं। मेरे पास यहाँ पे फ़ाइल आ गई है, और अब हम इसका रीनेम कर रहे हैं KFC, और इसके नाम को कॉपी भी कर लेते हैं हम लोग। अब हम आते हैं अपने इंडेक्स की फ़ाइल में। हमें ये फ़ाइल जो है ना वो डिस्प्ले करवानी है। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग स्टैटिक फाइल्स को इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। हम आते हैं img, यहाँ पे KFC वो फाइल का नेम / इमेजेस क्या है, याला फ़ोल्डर का नेम है इमेजेस। और ये अब हम इसको कोई पाथ नहीं बता रहे कि भाई आपको पहले हम लोग रिलेटिव पाथ बताते थे ना कि आपको एक फ़ोल्डर पीछे जाएंगे, व्यूज़ में जाएंगे, फिर वहाँ से आप पब्लिक में जाएंगे, और फिर वहाँ पे आके आप इमेजेस। हमें ये सब कुछ नहीं बताना, ये ऑलरेडी पता है इसको कि स्टैटिक पाथ मुझे कहाँ से उठाने हैं। ठीक है, और अब हम सर्वर को अपने रीस्टार्ट करेंगे दोबारा से। सर्वर रीस्टार्ट किया हमने, वापस जाएंगे, रिफ़्रेश करेंगे, देखिए हमारी इमेज आ गई। हमारी इमेज आ गई। यहाँ तक स्टैटिक इमेज वाली बात समझ में आई आपको कि इमेजेस कैसे उठ के आएंगी और पाथ कैसे डिसाइड होगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको पब्लिक की जगह कोई और नाम रखना चाहिए, आप रख सकते हैं, लेकिन ना रखें तो बेहतर है, क्योंकि स्टैंडर्ड यही है जावास्क्रिप्ट के तमाम प्रोजेक्ट्स के अंदर कि पब्लिक के अंदर ही हमारे जो है ना वो स्टैटिक चीज़ें होती हैं, जिसके अंदर इमेजेस, जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल और स्टाइल शीट्स आ जाती हैं। ठीक है, अब हम ऐड करेंगे एक स्टाइल शीट जो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, और इसके अंदर हम देंगे, हमारे पास इंडेक्स के अंदर मौजूद है P का टैग और H1 का। हम कहेंगे कि भाई H1 के अंदर जो कलर है, ठीक है, जो कलर है वो रेड हो जाए। हम कलर रेड कर रहे हैं। अब इसके अंदर हम फाइल को इंक्लूड कर सकते हैं। हमें फाइल इंक्लूड करने के लिए स्टाइल का टैग लगाना पड़ेगा, नहीं सॉरी, लिंक। ठीक है, और लिंक का पाथ क्या होगा हमारे पास, स्टाइल शीट्स और /style.css। ठीक है, हम अपने सर्वर को फिर से रीस्टार्ट करेंगे, Ctrl+C प्रेस करेंगे तो आपका सर्वर बंद हो जाता है, और एरो अप की कमांड चलाएंगे, एरो अप की की को प्रेस करेंगे तो उससे आपके प्रीवियस कमांड्स आती हैं। जैसे कि अगर मैं इसको कैंसिल करूं, मैंने एरो अप किया, एरो अप किया, एरो अप किया, एरो अप। आप जब एरो अप की को प्रेस करेंगे तो आपकी लास्ट कमांड आ जाएगी, जो भी आपने लास्ट कमांड एग्जीक्यूट की होती है हिस्ट्री में से, वो आ जाएंगी। अच्छा, वापस आते हैं हम लोग, रिफ़्रेश करेंगे, देखिए मेरी Node.js की जो है वैल्यू वो मेरी रेड हो गई है। इसका मतलब है मेरी CSS की फ़ाइल भी इंक्लूड हो गई है। यहाँ तक बात समझ में आई आपको। अब मुझे लगानी है जावास्क्रिप्ट। अब मुझे क्या लगानी है, अब मुझे लगानी है जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट को अब हम प्लेस करते हैं अपने बॉटम में हमेशा की तरह। सॉरी, स्क्रिप्ट का टैग है, स्क्रिप्ट का टैग लगाते हैं, और सोर्स लेते हैं और इसको बताते हैं कि भाई आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, आप चाहें तो इसके फ़ोल्डर या नेम चेंज करके आप JS भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब हम इसके अंदर जाके कहते हैं main.js। ठीक है, एक फ़ाइल बना लेते हैं इस फोल्डर के अंदर, अभी कोई भी फ़ाइल नहीं है, एक फ़ाइल बना लेते हैं main.js। अब इसके अंदर main.js में हम आके क्या करेंगे, हम करते हैं HTML की वैल्यू को चेंज करते हैं। अभी हमारे पास Node.js आ रही है,
हम इसको जो है ना नोड निंजा करने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट, इसको आईडी भी दे देते हैं। वही जावास्क्रिप्ट वाला काम हो रहा है हमारा और कुछ भी नहीं हो रहा। h1 कर देते हैं इसको, और गेट एलिमेंट बाय आईडी h1 और डॉट हमारे पास था इनर HTML, सॉरी मैं भूल गया था, इनर HTML, और उसके अंदर जाके रखेंगे हम नोड निंजा। ठीक है, एक लाइन लिखी है मैंने, ज़्यादा कुछ भी नहीं किया। सर्वर को रीस्टार्ट करेंगे दोबारा से, नोड निंजा चेंज हो गया। तो मैंने आपको इमेज लगा के दिखाई, मैंने आपको जावास्क्रिप्ट से एग्जीक्यूट करके दिखाई, मैंने आपको CSS लगा के दिखाई। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि HTML के जो भी काम आप नॉर्मल HTML फाइल में कर रहे थे वो HBase में कर सकते हैं, और ये सारी सर्वर के थ्रू रेंडर हो रही है। यहाँ तक कोई सवाल है आप लोगों का? थैंक यू अफान। लेकिन मैंने चैट अब देखी है, जहन से निकल गया था मेरा इनर HTML। इमेज के पाथ वाली समझ में नहीं क्यों नहीं समझ में आई, देख ला देता हूँ मैं दोबारा। देखिए इमेज का पाथ भी वही दिया है, इमेज का फोल्डर और कोई भी इमेज नेम जो भी आपकी इमेज का नेम है और इमेज आ जाएगी, दैट्स इट। अब इसके पीछे क्या था, जब हम नॉर्मल HTML के अंदर काम करते थे हम क्या करते थे, हम रिलेटिव पाथ देते थे। रिलेटिव पाथ का मतलब ये होता था कि भाई ये दो फोल्डर्स, ये व्यूज़ के फोल्डर में ये फ़ाइल पड़ी है, तो एक फ़ोल्डर पीछे जाना होता था हमें। पीछे जाके जो है ना वो हम जाते थे, मिसाल के तौर पे पब्लिक में जाते, पब्लिक में जाके हम जो है वो इमेजेस के फ़ोल्डर में जाते, वहाँ जाके हम KFC की इमेज उठाते हैं अगर हम नॉर्मल HTML के अंदर काम करते तो। ठीक है, लेकिन हम नॉर्मल HTML में काम नहीं कर रहे, हम लोग जो है वो जावास्क्रिप्ट Node.js पे काम कर रहे हैं, और Node.js का सर्वर इस HTML को रेंडर करेगा। सही है, पहले वो खुद इसको रेंडर करेगा, पहले इसकी वो ये सारी वैल्यूज़ को रिजॉल्व करेगा और फिर वो इसको रेंडर करेगा। तो उसको पता है कि जितने भी स्टैटिक पाथ आ रहे हैं उनमें पब्लिक का फ़ोल्डर कहाँ पे पड़ा है। कैसे पता है, ये हमने उसको यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया है, यहाँ पे हमने उसको बताया हुआ है ये चीज़ कि पब्लिक का पाथ कहाँ पर है। तो पब्लिक के बाद जो भी फ़ोल्डर आपको देना है वो दे के उसका नाम दे सकते हैं। तो ये चीज़ हमने ऑलरेडी बताई हुई है, तो इसलिए हमें रिलेटिव पाथ बताने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ पब्लिक के अंदर वाला जो है ना वो लिख दें, क्योंकि पब्लिक ऑलरेडी मिल चुका था। मैंने आपको शायद अगर आप देखें मेरे कंसोल के ऊपर, जब हमने ये dir डायरेक्टरी को प्रिंट कराया था तो ये मिला था, और जब हमने इस वाली लाइन को कहाँ गई ये रही, जब हमने इस दोनों पाथ को ज्वाइन किया है पब्लिक को, तो इसके अंदर जो वैल्यू बैठी है स्टैटिक पाथ की वो ये वाली बैठी है, यूज़र आमिर डेस्कटॉप Node.js माई ऐप पब्लिक। तो पब्लिक तक का पाथ उसको ऑलरेडी मालूम है कि यहाँ पे आपके स्टैटिक फाइल्स पड़ी हैं। तो मैं पब्लिक के बाद वाली चीज़ बताऊँगा। पब्लिक के बाद क्या है, इमेजेस हैं और इमेजेस का नेम है, या इमेजेस के अंदर अगर मैं मज़ीद फ़ोल्डर बना लूँगा तो वो दूँगा। पब्लिक के अंदर जावास्क्रिप्ट है उसका नाम, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊँ, पब्लिक के अंदर इमेजेस का फ़ोल्डर उसका नाम और उसकी फ़ाइल, पब्लिक के अंदर स्टाइल शीट का फ़ोल्डर और उसकी फ़ाइल का नेम, जावास्क्रिप्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल उसकी फ़ाइल का नेम। अगर मैं इमेजेस के अंदर एक और फ़ोल्डर बना देता, जैसे मिसाल के तौर पे डैशबोर्ड इमेजेस, मिसाल के तौर पे डैशबोर्ड की इमेजेस अलग कर दी मैंने और ये इसके अंदर रख दिया मैंने। ठीक है, अब अगर मैं अपने पास से सर्वर चलाऊँगा तो मुझे इमेज नहीं मिलेगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, सर्वर मैंने रीस्टार्ट किया और इमेज नहीं मिली क्योंकि पाथ ही नहीं है। अब ये इमेजेस के बाद मैंने डैशबोर्ड कर दिया, ठीक है, और फिर सर्वर को रीस्टार्ट करेंगे, ये इमेज मिल गई मुझे। तो पब्लिक तक का फ़ोल्डर का जो पाथ है ना वो ऑलरेडी Node.js को पता है,
उसके बाद का स्टैटिक पाथ हमें रखना पड़ेगा हर जगह। बात समझ में आई? ठीक है, यहाँ तक आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी यहाँ तक कि किस तरीके से हम लोग आगे लेके चलेंगे। अब आपको कुछ और चीज़ें बताने लगा हूँ मैं। अब आपको हम लोग गए, इन सब चीज़ों को बंद कर देते हैं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। अब हम आते हैं राउट्स के ऊपर। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ तक हमने पाथ बनाना सीखे। अब आपको ये बताने लगा हूँ कि ये गेट क्या होता है। गेट के अलावा और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। जैसे गेट के अलावा हमारे पास होता है पोस्ट, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, पोस्ट के अलावा होता है हमारे पास पुट, इसके अलावा होता है पैच, इसके अलावा होता है डिलीट, एंड इसके अलावा भी एक दो और होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें कहलाती हैं HTTP मेथड्स। क्या कहलाती हैं ये सारी चीज़ें? HTTP मेथड्स। HTTP मेथड्स होते क्या हैं बेसिकली? HTTP मेथड हमारे पास क्लाइंट साइड से डेटा को ले जाने का एक तरीका होता है, एक वे होता है। मिसाल के तौर पे आपका पार्सल किस तरीके से जाएगा। अगर आप कराची से हैदराबाद भेज रहे हैं, या कराची से आप जो है वो पाकिस्तान से आप इंडिया भेज रहे हैं, तो वो पार्सल आपका किस तरीके से जाएगा, या पार्सल में जो चीज़ें मौजूद हैं वो किस तरीके से जाएंगी। मिसाल के तौर पे आपके पास अगर कागज़ हैं, जो मिसाल के तौर पे कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपको भेजने हैं, तो आपने TCS कराया, उन्होंने एक एनवेलप में डाला और आगे सेंड कर दिया। लेकिन अगर आपके पास कोई टूटने वाली चीज़ है, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ है जो कांच की बनी हुई है, जैसे आपको कांच की जो है वो गिलास सेंड करना है, तो उस सूरत में क्या है, आपके पास वो नाजुक चीज़ है, उसको टूटने से बचाना है, तो वो फॉर्म के अंदर पॉलीथीन वगैरह के अंदर जो है ना वो रैप करके फिर वो आप सेंड करते हैं। सही है। इसी तरीके से हमारे पास भी डेटा की बेस के ऊपर कि कौन सा डेटा किस नोयत का है, किस तरह इसका हमें सर्वर पे भेजना चाहिए, ये सारे HTTP मेथड डिसाइड करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे मुझे सर्वर से कुछ डेटा मंगाना है, ठीक है, या सर्वर पे कोई ऐसा डेटा भेजना है जो कि इतना ज़्यादा, मतलब जो कि कोई जो है अगर कोई पढ़ भी ले या कोई देख ले तो वो इतना वॉलेट नहीं होगा, मतलब डेटा को मेरे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, या मेरा डेटा इतना सिक्योर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो पब्लिक डेटा है। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें यहाँ पे गूगल, हमें गूगल करते हैं, गूगल के ऊपर हम लिखते हैं Node.js, ठीक है,
हम यहाँ पे नोट जेस हम लिखते हैं पहले। तो अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक डेटा नज़र आ रहा है। google.com के बाद google.com के आगे हमें बहुत सारा डेटा नज़र आ रहा है। तो ये जो है कैट मेथड के थ्रू जब आप डेटा को सेंड करते हैं, ठीक है, तो वो आपका इस तरीके से सर्च बार के अंदर डिस्प्ले हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका होता है गेट मेथड। गेट मेथड में हम ऐसी इन्फॉर्मेशन डालते हैं जो अगर यूज़र देख भी ले, पढ़ भी ले, कॉपी भी कर ले तो उससे हमारा कोई लॉस नहीं होगा। ठीक है, वो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये वो डेटा ब्राउज़र में शो होता है। ठीक है, और इसकी एक लिमिट होती है और उस लिमिट से आप एक्सीड नहीं कर सकते। पहली चीज़, गेट डेटा अमूमन ये जो HTTP मेथड्स हैं, ये HTTP मेथड हमेशा इस वे में भी यूज़ किए जाते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन सर्वर के साथ किस तरीके की है। मिसाल के तौर पे अगर मुझे सर्वर से कुछ मांगना है तो मैं गेट का ही मेथड यूज़ करूँगा। अगर मुझे सर्वर को डेटा देना है, मैंने कोई फॉर्म फिल किया है, तो मैं उसके लिए पोस्ट का मेथड यूज़ करूँगा। मिसाल के तौर पे पोस्ट मेथड में क्या फ़र्क है? पोस्ट मेथड आपकी इमेजेस को भी यहाँ से ट्रांसफ़र करता है इनक्रिप्ट करके, आपका डेटा भी ट्रांसफ़र करता है, लेकिन जब पोस्ट मेथड लगता है तो वो आपके सर्च बार के अंदर डेटा को डिस्प्ले नहीं करता। ठीक है, वो आपके कंसोल के अंदर नेटवर्क की रिक्वेस्ट में डेटा शो करता है। ठीक है, डेटा वहाँ से निकाला जा सकता है, सिक्योर नहीं होता है, इनक्रिप्टेड होता है। इनक्रिप्टेड का मतलब ये है कि जब आपकी इमेज जाती है तो वो फॉर्म डेटा में कन्वर्ट होके चली जाती है। ठीक है, इससे ज़्यादा उसका कोई काम नहीं है कि अगर आप सोचें कि पोस्ट आपका सिक्योर होता है कि वो डिस्प्ले नहीं होता। नेव यूज़र के लिए डेटा डिस्प्ले नहीं होता, लेकिन पोस्ट का इस्तेमाल आप अपने पास से जो डेटा आपने क्लाइंट से लिया होता है वो डेटा सर्वर पर सेंड करने के लिए आप पोस्ट का मेथड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास और भी मेथड्स होते हैं, पैच, पुट एंड डिलीट। जब आप गेट यूज़ करते हैं तो गेट का मतलब है सर्वर से डेटा लेना है, पोस्ट का मतलब है सर्वर को डेटा देना है कि आपने कोई यूज़र से कोई फॉर्म फिल करवाया या कोई इमेज लिए या कुछ भी लिया है। अगर आपने यूज़र से कोई डेटा लिया है तो वो सर्वर पे भेजने के लिए आप पोस्ट यूज़ करेंगे। गेट आपने सर्वर से डेटा मंगाना है एक बार। पुट और पैच थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। पहले डिलीट, जो रिकॉर्ड आपने सर्वर पे भेजा था या सर्वर से मंगाया है उसमें से आप कुछ डिलीट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप डिलीट का मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डिलीट का मेथड आपको अगर अपना कोई रिकॉर्ड सर्वर से डिलीट कराना है तो आप उसके लिए डिलीट का मेथड यूज़ कर सकते हैं। पुट और पैच, जब आपको पूरा रिकॉर्ड अपडेट करवाना होता है तो आप पुट का मेथड यूज़ करते हैं। जब आपको प्रीवियस डेटा में से कुछ पर्टिकुलर डेटा अपडेट कराना होता है तो आप पैच यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे अपना नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर और पासवर्ड सब अपडेट करना है तो उसके लिए मैं पुट का मेथड यूज़ करता हूँ सर्वर पे डेटा भेजने के लिए। लेकिन अगर मुझे अपना सिर्फ फर्स्ट नेम ही चेंज करना है तो मैं पैच का मेथड यूज़ करूँगा। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है? बिल्कुल है, इंटरनेशनल लेवल पे यही चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। लेकिन हमारे यहाँ कुछ डेवलपर्स हैं जो इस चीज़ को नहीं मानते। ठीक है, वो लोग करते क्या है, वो गेट के लिए गेट ही मेथड में सब कुछ सारा काम करा रहे होते हैं, गेट और पोस्ट के साथ ही। ठीक है, गेट और पोस्ट के साथ ही वो सारा काम करा रहे होते हैं, जो कि गलत बात है। कभी भी हमें ये पता नहीं चलता सिर्फ मेथड देखने से। सिर्फ अगर मुझे पता चल जाए कि ये API कॉल का मेथड क्या है, गेट है, पोस्ट है, पुट है, पैच है या डिलीट है, तो मुझे समझ में आ जाता है एक कॉन्सेप्ट कि अगर डिलीट है तो यहाँ पे डेटा डिलीट हो रहा होगा। अगर गेट है तो सर्वर से डेटा लिया है, सर्वर को कोई डेटा सेव नहीं कराया होगा। अगर पोस्ट है तो कोई नया रिकॉर्ड सर्वर पे क्रिएट हो रहा होगा, सर्वर को कोई नया यूज़र का डेटा भेजा होगा।
पुट है तो सर्वर पे जो डेटा भेजा है वो पहले पड़ा हुआ था और पूरा अपडेट कर दिया गया है। पैच का मतलब है सर्वर पे जो डेटा पड़ा हुआ था उसमें से कुछ अपडेट किया होगा। ये सारे मेथड इंतहाई इम्पॉर्टेंट हैं। आप एक को दूसरे की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। आप पैच का मेथड इस्तेमाल कर लें डिलीट के लिए, हो जाएगा। आप गेट का मेथड यूज़ कर लें, पैच की जगह, हो जाएगा। ठीक है, आप कोई भी मेथड किसी और की जगह भी इस्तेमाल करेंगे तो वो इस्तेमाल हो जाएगा, कोई एरर नहीं देगा, किसी तरीके का कोई मसला नहीं आएगा। बस मसला ये है कि जब कोई दूसरा यूज़र या दूसरा डेवलपर आपका कोड पढ़ेगा तो आपने एक अच्छे अंदाज में अपना कोड नहीं लिखा होगा। कोड में अच्छे अंदाज से कोड लिखने के लिए ये होता है कि हम गेट, पोस्ट और बाकी सारे मेथड का इस्तेमाल सही करें। ठीक है, मेरी बात आप लोगों को समझ में आई? मेथड की जो मैंने आपको पहली चीज़ बताई कि जब आप गेट के थ्रू डेटा भेजते हैं तो वो यूआरएल में शो होता है। ठीक है, आप पोस्ट के थ्रू डेटा भेजते हैं तो वो आपका नेटवर्क की टैब में शो होता है। ठीक है, लेकिन आप पोस्ट के थ्रू भी डेटा को ऐसे भेज सकते हैं कि वो कुछ डेटा नेटवर्क में शो हो और कुछ डेटा आपके सर्च बार के अंदर शो हो जाए। आप ऐसे भी दोनों डेटा भी पोस्ट के थ्रू भेज सकते हैं। ठीक है, आप डिलीट के थ्रू भी दोनों तरह का डेटा भेज सकते हैं, आप बाकी मेथड के थ्रू भी भेज सकते हैं। तो यहाँ पे फ़र्क ये नहीं है, लेकिन इस्तेमाल किस तरीके से होता है, स्टैंडर्डाइज इसी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है कि गेट का मेथड सिर्फ सर्वर से डेटा मंगाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, पोस्ट का मेथड सर्वर पे नया डेटा क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, पुट का मेथड सर्वर पे पड़े हुए डेटा को कंप्लीट अपडेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, पैच का मेथड सर्वर पे पड़े हुए डेटा में से कुछ डेटा को अपडेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, डिलीट का मेथड सर्वर पे पड़े हुए रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आमीन। हैं, बात समझ में आई? ये बात लिख लो, ये बात लिख के रख लो। इंटरव्यू के अंदर बैकएंड डेवलपर हो, HTTP मेथड का सवाल ना किया जाए, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, और जब आप उनको बताएं वो आपको कहेंगे कि पोस्ट और गेट में क्या फ़र्क है, तो कुछ लोगों का जवाब ये होता है कि सर गेट का डेटा हमेशा URL में शो होता है, पोस्ट का डेटा आपका नेटवर्क की टैब से चला जाता है। आप उसको कहें कि मैं पोस्ट के डेटा से भी जो है ना वो डेटा भेजूँगा जो नेटवर्क की टैब में भी दिखेगा और URL में भी दिखेगा, दोनों तरीके से पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें सिर्फ फ़र्क इतना सही है कि आप जब भेजते हैं डेटा को तो आपके कोड के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, आप गेट के अंदर जो है अगर इमेज भेजना चाह रहे हैं आप भेज सकते हैं, लेकिन उसकी एक लिमिट होगी क्योंकि वो डेटा URL से जाएगा और कोई फ़र्क नहीं है। और अगर आप लोग HTTP मेथड्स को मज़ीद पढ़ना चाहें तो आपके लिए बहुत सारी जो है वो चीज़ें मौजूद होंगी। ठीक है, अच्छा हमने कौन कौन सा छोड़ा? हमने हेड छोड़ा, हमने पैच छोड़ा, और नहीं पैच पढ़ लिया हमने, हेड छोड़ा, हमने ट्रेस छोड़ा, कनेक्ट छोड़ा और ऑप्शन छोड़ा। ऑप्शन भी है, कनेक्ट भी है और हेड भी है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया रिक्वेस्ट टू रीड द वेब पेज, आपको वेब पेज की रीड करने के लिए या सर्वर से डेटा रीड करने के लिए जो है ना वो आप इस्तेमाल करते हो। एक और चीज़ मैं भूल गया बताना आप लोगों को, अच्छा वो ये देख के याद आया, ये जब मैं डायरेक्ट URL
ब्राउज़र में लिख के इंटर करता हूँ ना, जब भी कोई भी यूआरएल, चाहे वो गूगल का हो, फेसबुक का हो, ट्विटर का हो, किसी भी चीज़ का हो, जब आप ब्राउज़र में डायरेक्ट यूआरएल लिख के इंटर करते हैं ना, तो बैक एंड पे जो कॉल मौसूल होती है हमेशा सर्वर को, वो भी गेट की कॉल होती है। सही है। जब भी सर्च बार से कोई वैल्यू इंटर करोगे, वो हमेशा गेट की कॉल में जाती है सर्वर पर। इसकी यहाँ से भी हम वेरीफाई कर सकते हैं। इसको क्लियर कर लेते हैं, डिसेबल कैशे को हटा देते हैं। आपके पास ये चीज़ आती है। कंसोल को हमने बहुत अच्छे तरीके से देख लिया, एलिमेंट्स को भी हमने बहुत अच्छे तरीके से देख लिया। अब बात आ गई है हमारे नेटवर्क टैब के ऊपर। ठीक है, नेटवर्क टैब के अंदर आपको यह पता चलता है कि यहाँ पे आपकी कौन सी कॉल गई है और कौन सी फ़ाइल उसके बदले में आई है। यहाँ पे आपको स्टेटस कोड पता चलता है, वो मैं आपको पढ़ाऊँगा स्टेटस कोड्स क्या होते हैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। ठीक है, इसके अलावा आपके डॉक्यूमेंट्स की टाइप क्या है, जो आपके पास आया है वो आपका डॉक्यूमेंट है, जेपीईजी है, स्क्रिप्ट है अगर जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है। ठीक है, उनका साइज़ क्या है, उनको आने में कितना टाइम लगा है, ये सारी चीज़ें आपको ये नेटवर्क की टैब बता देती है। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि हमने जो कॉल मारी थी वो लोकल होस्ट की मारी थी। तो अब इसको क्लिक करेंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक और व्यू आपके पास खुलेगा। होपफुली कि आप लोग इसको पहले से आप जानते हो इसको, लेकिन अगर नहीं जानते तो कोई इशू नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ। ये हेडर्स है, हेडर्स के अंदर टोटल इन्फॉर्मेशन होती है, क्या आया क्या गया। ठीक है, क्या रिक्वेस्ट आपने की थी, रिक्वेस्ट के साथ जो हेडर गए थे वो क्या थे। आपने इस यूआरएल पे हिट करी, रिक्वेस्ट यूआरएल आपका ये था। रिक्वेस्ट का मेथड क्या था, वो आपका गेट था, जैसा मैंने आपको बताया था कि गेट का मेथड होता है। स्टेटस कोड्स के ऊपर बात करेंगे बाद में। रिमोट एड्रेस को छोड़ दें, पॉलिसी क्या थी ये भी आपको बताऊंगा बाद में, ये आता रहेगा मसला आपके साथ। ठीक है, जो हेडर्स गए थे वो हेडर्स ये थे, ये बाद में काम आएंगे आपके। क्या रिक्वेस्ट हेडर थे, ओह सॉरी, ये रिस्पॉन्स हेडर्स हैं जो आपको मिले हैं, और ये रिक्वेस्ट हेडर्स हैं। ठीक है, अब प्रीव्यू आपको क्या मिला, आपको HTML मिलेगी तो वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती है। आपका रिस्पॉन्स क्या आया HTML में, वो आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाता है कि सर्वर ने आपको क्या भेजा। ठीक है, सर्वर ने हमें HTML कंपाइल करके भेजी है, HTML कंपाइल करके भेजी है, और सिर्फ ब्राउज़र पे आके वो रेंडर हो गई। ठीक है, ये वैल्यू मेरे पास कोड में नहीं लिखी हुई, कहीं नहीं लिखी हुई। अगर आप देखें तो मेरे पास यहाँ पे जो वैल्यू लिखी हुई है वो टाइटल है, और टाइटल हम जो भी भेजेंगे वो आएगा। कहाँ गई हमारी इंडेक्स का, ये रहा। तो टाइटल हम यहाँ से डायनामिक भेज रहे हैं, वो यहाँ पे डिस्प्ले होता है, और उसके बाद सर्वर पूरी HTML बनाकर और फिर हमें ब्राउज़र पे सेंड करता है। ठीक है, तो सर्वर ने हमें जो HTML भेजी वो ये भेजी है। ठीक है, टाइमिंग का है कि कौन सी चीज़ पे कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि इस बाद में देखेंगे कि आपके आप प्रीव्यू आ गया। अगर आप इसके ऊपर, अच्छा, ये जब हम कोई भी URL सेंड करते हैं तो गेट का, उसके साथ आपने समटाइम्स देखा होगा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है। किसी भी URL में एक जगह कहीं भी क्वेश्चन मार्क ज़रूर होता है, जैसे ये क्वेश्चन मार्क आ रहा है आपका सर्च के बाद और क्यू से पहले। ये क्वेश्चन मार्क जो है वो आपका बताता है कि यहाँ तक आपका URL ख़त्म हो गया है, यहाँ तक आपका URL ख़त्म हो गया है, और इसके बाद क्यूरी पैरामीटर स्टार्ट हो गए हैं। क्यूरी पैरामीटर्स क्या होते हैं, ऐसे वेरिएबल्स कह लें आप जो वैल्यू लेके URL में आपको सर्वर पर वो वैल्यूज़ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ऐसी वैल्यूज़ जो यहाँ से जाएगी और आपको सर्वर पे मिलेगी। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे करता हूँ यूज़र, और यहाँ पे हम कर देते हैं आमिर। अगर मैं इसको हिट करूँगा तो हम यहाँ पे देखेंगे उसको, कंसोल करेंगे, यहाँ पे कंसोल.log
थोड़ा सा जूम कर दूं, बताते भी नहीं हो आप लोग। प्रिंट यूज़र और रिक्वेस्ट डॉट नेम, ओह सॉरी यूज़र, हाँ यूज़र, हमने यूज़र किया ऊपर, तो यही यूज़र हम यहाँ पे रखेंगे और चेक करेंगे हमें मिलता है या नहीं मिलता। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। रीस्टार्ट करके जाते हैं, हम यहाँ पे आमिर करते हैं, वापसी आके इस पर चेक करते हैं, हमें आमिर नहीं मिला, ठीक है। और आमिर क्यों नहीं मिला ये भी एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। रिक्वेस्ट को प्रिंट करवा के देख लेते हैं। ओह सॉरी, रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी होगा, क्यूरी डॉट यूज़र होगा। और सर्वर को रीस्टार्ट करेंगे और दोबारा रिफ़्रेश करेंगे और चेक करेंगे, देखें आमिर यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब मैं चाहता हूँ जो नाम मैं यहाँ से डालूँ वो नाम मेरा यहाँ भी डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। जो नाम मैं वहाँ से डालूँ वो नाम, आपने क्या किया, रिक्वेस्ट के अंदर क्यूरी आ रही है और उसका वेरिएबल नेम पकड़ा, जो भी आप भेजोगे वो यहाँ पे आपका डिस्प्ले हो जाएगा। कॉपी करते हैं और इसको टाइटल की जगह भेज देते हैं, या इसको भी हटा देते हैं, यूज़र हटा देते हैं, डॉट टाइटल कर देते हैं इसको, ठीक है। और ये भी हटा देते हैं कंसोल को, और यहाँ से हम भेजेंगे टाइटल, जो टाइटल हमें चाहिए होगा वो हम टाइटल यहाँ से भेजेंगे और वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा वहाँ। जैसे मिसाल के तौर पे टाइटल हम भेजते हैं सैयद, और सैयद अभी हमारे पास प्रिंट नहीं हुआ, ओह सॉरी मैंने सर्वर रीस्टार्ट नहीं करा। वेलकम टू सैयद, ठीक है। टाइटल को आना चाहिए था, हमने कहा रखा, टाइटल यहाँ भी आया और टाइटल यहाँ भी आया, तो हमने यहाँ से टाइटल भेजा और यहाँ पे सैयद आ गया है। और इसकी वैल्यू चेंज करके देखते हैं हम थोड़ा सा, ठीक है। तो वैल्यू हमारे पास आ रही है, अच्छा। और नोड निंजा हमारे पास क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने जो है यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की जो फाइल बनाई है वो इसको ओवरराइट कर रही है। अगर हम वो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल का कोड बंद कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो हमारे पास ये भी आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। वेलकम टू आमिर, बात समझ में आई यहाँ तक? सर क्या हम हेडर्स को मैन्युअल एडिट कर सकते हैं रिक्वेस्ट और रिस्पांस के लिए? हेडर्स को नहीं, जब हेडर्स की बात आएगी ना हेडर्स पे तब बात करेंगे, अभी भूल जाओ हेडर्स को, या आप किसी और बात को हेडर्स कह रहे हो। हेडर्स को मैन्युअली कर सकते हैं हम लोग, चेंज कर लेते हैं सेंड करते वक्त भी और रिट्रीव करते वक्त भी। हेडर्स की कुछ वैल्यूज़ को हम चेंज करते हैं और इन फ्यूचर भी करेंगे, वो सब सिखाऊंगा, टेंशन नहीं लो। अभी आपको HTTP मेथड्स के बारे में बता रहा हूँ। बात समझ में आई यहाँ तक? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आप लोगों को, कोई परेशानी, कोई ऐसी बात जो समझ में ना आई हो? मैंने जस्ट आपको आज 2 चीज़ें पढ़ाई हैं, स्टैटिक URL और फाइल्स लोड करना, जो हम लोग HTML में करते आ रहे थे, अब हमने Node.js के थ्रू करी। और पब्लिक का फोल्डर का पाथ कैसे आता है वो भी मैंने आपको समझा दिया आज, ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने आपको समझाई कि HTTP मेथड्स क्या होते हैं, और उनमें से एक मेथड हमने परफॉर्म करके दिखाया और उसकी वैल्यू डायनेमिकली हमने सर्वर पे पकड़ना सीखी कि रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी करके हम वो पकड़ते हैं और हमने उसको डायनेमिकली पेज से अपडेट कराई है। ये बहुत छोटी चीज़ है, ठीक है। यहाँ तक कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अब आपको करना क्या है, अब आपको एक फॉर्म बनाना है, ठीक है। फॉर्म बना के आपको पोस्ट की वैल्यू जो है ना,
पोस्ट की वैल्यू खुद से चेक करनी है कि पोस्ट की वैल्यू आप कैसे सर्वर पे सेंड कर सकते हैं और पकड़ सकते हैं। ये मैंने नहीं समझाया, ये मैं नेक्स्ट क्लास में ज़रूर समझाऊंगा, लेकिन ये आपका सर्च वर्क है। सर्च वर्क बहुत टाइम हो गया हम लोगों ने कोई सर्च वर्क नहीं किया। अब मैं आपको एक सर्च वर्क दे रहा हूँ जिसके ऊपर आप नेट पे जाएंगे, नेट पे एक फॉर्म बनाएंगे, फॉर्म बनाएंगे आप पूरा HTML का नॉर्मल फॉर्म बनाएंगे। उसके ऊपर आप जो है वो मेथड पोस्ट लिखेंगे। फॉर्म के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है मेथड का, उसके अंदर पोस्ट लिखेंगे, ठीक है। उस पोस्ट फॉर्म की वैल्यू को, उसको एक ही फील्ड रख लें, भले आप ईमेल रख लें, अपना नाम रख लें, कुछ भी रख लें, उसमें एक फील्ड रख लें और सबमिट का बटन रख लें। जैसे ही मैं सबमिट करूँ वो आपका कोड जाएगा कहाँ पे, सर्वर पे जाएगा। और भले आप कंसोल में प्रिंट करा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बस सर्वर पे पकड़ना है फंक्शन के अंदर और उसको भले कंसोल करा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस ये आपका असाइनमेंट है सर्च वर्क के साथ, और ये आपने मुझे सबमिट करवाना है। ओके, कोई बात जो समझ में ना आई हो? ठीक है, गुड हो गया। नेक्स्ट क्लास वही लेगा जो असाइनमेंट सबमिट कराएगा। मैं उसी की रिक्वेस्ट अप्रूव करूँगा। जैसे मैंने आज 3 बच्चों की रिक्वेस्ट को अप्रूव नहीं किया, उनकी सज़ा दी है कि उन्होंने काम नहीं किया, ठीक है। तो अगली क्लास में अगर आप लोग ये करेंगे तो भले आपने कोशिश की है, वो कोशिश ही सबमिट करवा दीजिएगा, ठीक है। जितनी दफ़ा गलत हो वही गलती सबमिट करा देगा, एटलीस्ट मुझे पता चलना चाहिए आपने मेहनत की है। दैट्स इट। आज की क्लास का टाइम यहीं ख़त्म होता है। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।